अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन इस वक्त हालात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इलेक्शन से पहले सियासी जमातों की जो तब्दीलियाँ और उनके अंदर मंशूर से लेके अफराद की तब्दीलियाँ बहुत सी बातें रोनुमा कर रही हैं। ख़ास तौर पर यह भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये तमाम की तमाम जमातें ना सिर्फ इलेक्शन के लिए सही मायनों में तैयार नजर नहीं आती, बल्कि इलेक्शन के ऊपर भी अभी तक बहुत से कन्फ्यूजन्स मौजूद हैं। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार बहुत से हलकों में चैलेंज किया जाता है, हल्का बंदियों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर हो रहा है उसके ऊपर आखिर इलेक्शन कमीशन उस हद तक खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा। फिर इससे बड़ी चीज़ यह है कि मुस्लिम लीग नून जो कि तमाम तर दबाव सहते हुए इलेक्शन की तरफ जा रही है, कम अज़ कम उनकी तरफ से भी सियासी तौर पर जो सीनियर तरीन लीडरशिप है कोई जवाब मौजूद नहीं है कि आया वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात और इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत के जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे हैं उसके ऊपर नून लीग का अपना क्या स्टांस है। प्रोग्राम में आज इन तमाम चीज़ों का ना सिर्फ कानूनी पहलुओं से जायजा लेंगे बल्कि सियासी तौर पर हमारे जो तजियाकार हैं वो इन इलेक्शंस को वाकई 8 फरवरी को होता हुआ देख भी रहे हैं या फिर नहीं, और ये जो सियासी जमातें हैं ये जो अपनी नई सफ बंदियाँ कर रही हैं, क्या ये सिर्फ इंतखाबात के लिए हैं या फिर इंतखाबात के बाद भी ये अलाइंसेस चलेंगे, और कुछ साबका अलाउंसेस जो कि टूट रहे हैं क्या उनमें दोबारा कोई गर्मजोशी देखने को मिलेगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल है तारुफ करवाना चाहूंगी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब। आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार भी हैं। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब भी मेरे साथ कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ आमिर भाई आपसे करना चाहूँगी। आमिर इलियास राना साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक कन्फ्यूजन की फिजा, इसके ऊपर हम पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में डिबेट करते रहे कि आया 8 फरवरी ही इलेक्शन का दिन होगा या इसमें भी कोई डिले आ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इससे ज़्यादा डिले पॉलिटिकल पार्टीज बर्दाश्त नहीं करेंगी? क्योंकि जो माहौल बन रहा है उससे लगता यह है कि शायद दहशतगर्दी या फाइनेंसेस किसी एक चीज़ को जवाब बनाकर हो सकता है इंतखाबात में तातुल की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया। आज आप अलिफ मदा वालों में तो नहीं लेकिन ऐन वाले दो आमिरों में मौजूद हैं। बिल्कुल और सर। और पाकिस्तान में अब लगता तो नहीं है कि आमरीत की किसी भी किस्म की गुंजाइश मौजूद है। गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरखास्तें दायर हुई और उनको कल के लिए लगा भी दिया गया है इलेक्शन रुकवाने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि काजी फाइज ईसा के होते हुए चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या कोई और हाई कोर्ट हो, कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर वो कर सकेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, आप और हमें पता है कि पिछले दौर में जब पूरी इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा, फैज हमीद साहब, खुद इमरान खान और आरिफ अलवी साहब ने पूरा जोर लगा के उनको फारिग करने की कोशिश की, फैमिली को मलाइन किया, तो वो बाकायदा खड़े होके मुकाबला किया। तो जब उन्होंने सदर पाकिस्तान से भी डेट ली, इलेक्शन कमीशन से भी ली, तो वो पैरा देंगे इस बात का। मुझे इस बात का यकीन है कि वो उस वक्त भी डरे नहीं थे, छुपे नहीं थे, बल्कि पैदल ही सुप्रीम कोर्ट आ जाते थे। लिहाजा मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस मामले में कि वो किसी प्रेशर में ना आएंगे और ना इस किस्म का किसी को ऑर्डर करने देंगे कि कोई इलेक्शन को डीरेल कर सके। हाँ, ये लग गई है, मेरा ख्याल है मुस्तरद भी साथ ही हो जाएंगी दरखास्तें, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। और जो एक दिन चंद घंटे के लिए परसों बात चली थी, वो कल फाइनेंस पैसे दे के वापस, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि 17.4 अरब अगर हमें मिल जाए तो हम इलेक्शन करा लेंगे, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फौरी तौर पे उनको पे कर दिए हैं। बाकी 15 अरब इलेक्शन के बाद के। यानी आपको लगता है कि शायद ये जो एक डिबेट हो रही है कि डिले हो सकता है, उस डिले में अब आपको नहीं लगता कि कोई मौका दे सकेंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आमिर अब्बास साहब, सर टेक्निकली जैसे कुछ दरखास्तों का हवाला आमिर भाई ने भी दिया, लेकिन ये दरखास्तें जाएंगी भी, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब अगर कुर्सी पर मौजूद हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि कानून की पासदारी ना हो सके। तो आपको लगता है कि करना कौन चाहेगा ये डिले बज़ाहिर? देखिए, जस्टिस फाइज ईसा की बड़ी अच्छी आपने बात की कि उन्होंने जब अपनी जजमेंट दी थी उसमें कहा था कि ये एक पत्थर पे लकीर है, इट्स इनग्रेव्ड ऑन द स्टोन कि ये जो 8 अप्रैल फेब की जो डेट आ रही है इलेक्शंस होंगे। और उसके बाद अगर आप उसी के साथ एक नोट लिखा गया था जस्टिस अतर मनिल्ला साहब का 52 पेजेस के करीब, जी। और उसमें तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन ना करवाना तो ये आइन की सरासर
खिलाफ वर्जी होगी, और बल्कि वो तो इस हद तक जा रहे थे कि आगे जो नहीं हुए या 90 डेज़ में जो इससे पहले नहीं हुए उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल अभी जैसे आपने कहा कि अपने इंट्रो में कि जी क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसको बर्दाश्त कर सकेंगी या नहीं अगर डिले होता है, अगर डिले होता है तो। और दूसरा आपका सवाल है कि जी कौन चाह रहा है, तो इसका जवाब आपके इस इंट्रो के उसमें था कि यही पॉलिटिकल पार्टीज़, जब से हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब और मियां साहब की एक मुलाकात हुई है, मौलाना साहब वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं पर्टिकुलरली वो जिसमें वो उनके या ख़ुद इलेक्शन लड़ते हैं या उनकी पार्टी की काफ़ी माजी में सीटें थी और बलूचिस्तान के कुछ हैं, तो वो कह रहे हैं जी दहशत गर्दी का ख़तरा है। दहशत गर्दी का ख़तरा तो इससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा पिछले इलेक्शंस में, उससे पहले वाले इलेक्शंस में तो बहुत ज़्यादा था। तो इसको या सर्दी की एक्सक्यूज़ बनानी या ये कि जी मौसम ठंडा हो जाएगा, बहरहाल अभी तक तो मौसम ठंडा नहीं हुआ। तो असल में ये है कि कुछ पार्टीज़ का अपना जो इलेक्टोरल मौसम है या उनकी जो इलेक्शनिंग है या वो जो आवाम में नहीं जा पा रहे, वो जो ठंड उनको नज़र आ रही है, इसी वजह से कोशिश की जा रही है। एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये आ रहा है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए, इसको आगे किया जाए। बट आई डोंट थिंक सो, एग्रीइंग विद आमिर साहब कि जनाब ये जो अदलिया है, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी एक्सक्यूज़ को, अब कोई पहली बात तो है कोई हिम्मत ही नहीं करेगा इस चीज़ के होते हुए, क्योंकि जो बेंच है वो फिर इस दफ़ा अगर डिले की कोई बात की गई किसी ये चाहे फाइन डिवीन की तरफ से या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर वो आई थिंक कि ना सिर्फ उसको ओवर रूल करेंगे बल्कि उस पे वो एक्शन का भी कहेंगे कि ये एक गैर आईनी काम है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर भाई, अब वापस आपसे एक नुक्ता जिसमें चाहूँगी वजाहत अगर आप कर सके, ये जो आपने कहा कि रकम भी फराहम कर दी गई है, फिर इन्होंने अभी मौलाना साहब का बड़ा अच्छा एक हवाला दिया। मौलाना साहब ने भी एक रोज़ पहले स्टेटमेंट दिया था कि हमें भी वो माहौल फराहम किया जाए, वो रिसोर्सेज, वो चीज़ें फराहम की जाएँ जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को की जा रही थी। अब वो बात तो खैर दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में भी कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि अगर वो माहौल फराहम करने की दरख्वास्त कर रहे हैं तो वो फिर इदारों से ही कर रहे हैं ना, वो किसी सियासी जमात या निगरान हुकूमत से तो नहीं कर रहे। तो ये जूम आईनी स्टेटमेंट इन्होंने इंटेंशनली दिया था क्योंकि माजी में भी वो ऐसा स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी, हम भी किसी एक जमात को आगे नहीं जाने देंगे सिर्फ। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैं कल भी ये बात कह रहा था कि वो जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो बिलावल भुट्टो कर रहे थे मुस्लिम लीग नून का नाम लेके, कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वो किसी और को मुखातिब कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं। और मेरे हिसाब किताब में वो जहां का कह रहे हैं वहां पे अमन अमान ठीक करना जाहिर है कि एक तो पुलिस की जिम्मेदारी है, फिर लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज जो दूसरे इदारे हैं जिनके लिए इलेक्शन कमीशन ने खत भी लिखा है, तो फिर उनका काम है कि इन कंफ्यूजन को दूर करें। ये सर्दी शर्दी तो कोई भी नहीं है। 1997 में आज से बहुत अच्छा क्लाइमेट था जब 2 फरवरी को शायद इलेक्शन हुए थे, और ये इतनी उस वक्त ज्यादा सर्दी होती थी और सबने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त भी, और रोजे भी आ गए थे उस पूरी कैंपेन में। लिहाजा ये बहाने अब चलने वाले नहीं है, वो हो चुका जो होना था। अतर मिन्नल्लाह साहब का नोट बिल्कुल मौजूद है, वो बिल्कुल चूंकि उसका फैसले पे नहीं असर आता। जैसे आमिर अब्बास साहब पहले भी कहते थे ना, ये 4-3 का 3-4 का नहीं, बस 4-3 का है, तो 4 का फैसला जो जजमेंट है फाइनल वही चलेगी। तो आप इसको यही समझें, वो एकेडमिक बहस के लिए मौजूद है कि उन्होंने कहा है, और बहुत अच्छा है जिन्होंने उस वक्त भी कहा था कि पहले तो ये पूछे ना इनसे कि जो हाई कोर्ट्स में केस चल रहे हैं वो वहां चले, और दूसरे इन्होंने तोड़ी क्यों। वो तो बड़ी देखे ना, जब वो नून लीग उस वक्त अताब में थी तो उनको हाई कोर्ट में रिलीफ मिल रहा था, और जब पीटीआई अताब में थी तो हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल रहा था। जज साहब के लिए तो कानून और इंसाफ एक जैसा था। हमारे पैमाने बदल जाते हैं कि हम इसको फेवर करते हैं या उसको फेवर करते हैं। जज कानून को और इंसाफ को देखता है, और जजों को होना भी ऐसा ही चाहिए, बजाय आईनी मामलात को, कानूनी मामलात को तशरीही और पंचायती स्टाइल में, जैसे उमर अता बंदयाल साहब निपटाने के चक्कर में थे और निमट गए, और पाकिस्तान के लिए ना इलेक्शन मिला ना कुछ हुआ, और ऑर्डर भी 27 सफ़े का करके जाते हुए करके गए जिसकी कोई वैल्यू ना बनी। बिल्कुल ठीक। आमिर भाई, मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दें, उसके बाद बरेलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मुस्तकबिल के ऊपर भी बात करेंगे, और दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़े सवालात उठ रहे हैं, आखिर उनका अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ स्टैंड करता है, और क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को क्या इस कदर संजीदा लेती हैं या फिर नहीं, या फिर ये नजर करम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद एक बड़ा सवालिया निशान जरूर मौजूद है। ये सवाल हम छोड़े गए थे ब्रेक से पहले। हमारे साथ मौजूद है राजा आमिर अब्बास साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब और आमिर इलियास राना साहब। बरेलवी साहब ने अभी ज्वाइन किया है, तो मैं चाहूंगी कि आगाज सर हम आपसे करें। सर ये बताएगा कि ये कंफ्यूजन की फिजा तो थी, इस पे हमारे दोनों बाकी मेहमानों ने कमेंट किया कि इलेक्शन होने हैं नहीं होने, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर अगर आप बात सुने तो कभी आपको लगता है कि IMF की किस्त अगर डिले हो गई तो भी लेट हो सकता है। फिर ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पर PTI, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे मौजू के ऊपर जो डिबेट हो रही है, उससे लगता यह है कि अभी तक तय नहीं हो सका है कि किस पार्टी को इलेक्शन में जाने देना है और किसके ऊपर क्रॉस लगाना है। आपकी क्या राय सर? इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की हतमी तारीख दे दी, तो आज ही मैं देख रहा था कि मुल्क भर से हमें इल्म है कि कौन लोग हैं जिन लोगों ने 17 दरख्वास्तें इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए एक्सेप्ट की हैं। यानी इलेक्शन कमीशन को तो कबूल ही नहीं करनी थी। बिल्कुल। अब जब 17 दरख्वास्तें कबूल की हैं तो इसके लिए 7 या 8 दिसंबर रखी जाएगी, वो एक दिन में तो फैसला नहीं होगा। उन्होंने तो जब एक तारीख दे दी, आइन कानून के तहत पाबंद हैं। हजरत मौलाना फजल रहमान ने बड़ा शर्फियों से आपने देखा होगा, जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 2 सूबों में बदअमनी है जिसके सबब क्या वहाँ इलेक्शन हो सकते हैं। अब आप गौर कीजिए कि नून लीग से इत्तेहाद करने वाले हजरत मौलाना फजल रहमान जो तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत हैं, बिल्कुल उनके जबान से ये आ गया कि क्या 2 सूबों में, तो इसके मायने एक आहिस्ता आहिस्ता फिजा बनाई जा रही है। क्या हजरत मौलाना फजल रहमान इतने मासूम नहीं है? ना वो ये समझे कि हम लोग इतने मासूम है मीडिया वाले कि मौलाना की इस बात का मतलब ना समझें कि वो क्या पैगाम दे रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि मुशर्रफ के दौर में भी आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने उनकी करारदादें पास कराने के लिए अपना वतन जो है काफ लीग के साथ डाला था। किस तरह वो पीपल्स पार्टी से फिर जरदारी साहब से कभी नवाज शरीफ से ज्यादा करीब हो जाते हैं, कभी नवाज शरीफ के साथ पीपल्स पार्टी लगाते हैं। तो एक तो मैं मौलाना फजल रहमान के इस बयान को, और इसका अब तक इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था, इसको आपके सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए था कि जब 8 फरवरी की तारीख दी जा चुकी है तो फिर ये क्यों सवाल उठाया जा रहा है, क्या मुमकिन है? इसके मायने खुदा न करे बदमजगी की अगर फिजा पैदा की जा रही है, कल कहेंगे जी गिलगित बल्तिस्तान में ये हो गया, कोयटा में ये हो रहा है, कराची में ये क्या मुश्किल है, और रवायती तौर पर हमारा दुश्मन मुल्क तो कर ही रहा है। ये और दूसरे जो मैंने आपसे कहा सना कि दरख्वास्तें क्यों कबूल की गई जनाब इलेक्शन कमीशन ने तारीख देने के बाद। नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 14 दिसंबर को जब शेड्यूल देना है, उसके बाद 54 दिन रह जाते हैं इंतखाबी प्रोसेस के लिए। तो ये भी इलेक्शन कमीशन की, और हमें इलेक्शन कमीशन का तजर्बा है, वही इलेक्शन कमीशन है जो KP और पंजाब के इलेक्शन में आखिरी दिन तक ये कहता रहा कि जी हम तो करा रहे हैं, फिर कहा जी सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फंड नहीं मिल रहा, और आपने कल भी देखा होगा उन्होंने फिर यही कहा कि जी नहीं, वो कह लीजिए पैसे दे दिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन बरेलवी साहब आपने सर कुछ नुक्ते जो उठाए, मैं चाहूंगी कि इस पे बाकी लोगों की भी राय लूं, फिर वापस जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला सवाल है मैं उस पर आती हूँ। आमिर अब्बास साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर बात की जा रही है, ये पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर बड़ी डिबेट हो रही थी, लेकिन लोग इसका मवाजना करते हैं नून लीग के साथ कि नून लीग को इतना टाइम दिया गया, फिर जनवरी में उनको फाइनल नोटिस दिया गया, उसके बाद भी जाके उन्होंने जून में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो करवाए वो 2019 के कानून के तहत किए। फिर उन्होंने जो अमेंडमेंट्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई वो भी उन्होंने गौहर साहब ने वापस ले ली। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि टेक्निकली इलेक्शन कमीशन सही पोजीशन पर है PTI के हवाले से? और अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन को रिवर्स किया जाता है तो फिर आपके ख्याल में टेक्निकली PTI का जो स्ट्रक्चर है वो स्टैंड कहाँ पर करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ टेक्निकली भी और मॉरली भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल PTI के हवाले से सही पोजीशन पे कतई नहीं है, क्योंकि अगर हम इलेक्शन कमीशन की एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ में देखूँ हिस्ट्री, तो उसमें आपको एक भी फैसला ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहीं पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हों और फिर उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज किया हो और उसको रद्द कर दिया हो या उसको माना ना हो। तो ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसको कहते हैं अनदर फेदर इन इट्स कैप, लगाया है उन्होंने, और उन्होंने ये उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तरफ उन्होंने कहा कि जी कराइए। अब वो हो गए, अब दोबारा से क्या कोई कानून इजाज़त देता है
कि उस इलेक्शन को चैलेंज किया जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे इल्म है पटिशन्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। वो कोई डॉक्टर बाबर साहब हैं, अकबर बाबर साहब, अकबर बाबर हाँ जी सर वो बानी रुकन है पीटीआई के सर। नहीं, ये मेरी बात कल हो रही थी, एक हाईएस्ट जो उनके इस वक्त हैं पीटीआई के, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो जो 7 बानी अरकान थे उसमें कतन अकबर एस बाबर का नाम नहीं है। ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और वहाँ के हवाले से कोई इनका बाद में एंट्री हुई थी, तो दिस हैज़ टू बी क्लैरिफाइड कि उनका वो नहीं है। बहरहाल तो जो इशू नज़र आ रहा है वो क्योंकि मैंने वो पढ़ी दरख्वास्त जो अकबर बाबर साहब ने दी है, उसमें अगर ये बानी रुकन हैं तो इनको तो चाहिए कि जी अगर ये कहते हैं कि जी इलेक्शंस करवाइए तो ये कहें कि जी मुझे भी फौरी तौर पे एक मौका दिया जाए, या वो कुछ कह रहे हैं कि मैंने मौका मांगा, मुझे नहीं दिया, लेकिन चलिए वो तो छोड़ दें, जो बात वो कह रहे हैं वो बात सही है या नहीं, कि जो तरीकाकार इंट्रा पार्टी इलेक्शन का था वो ये तो बात ठीक नहीं अगर था। तरीकेकार की करते फिर तो समझ आती। अगर आप उनकी पिटीशन पढ़ें और उनकी प्रेयर पढ़ें, उसमें तो वो कह रहे हैं कि जी बल्ले का निशान इनको मत दीजिए। अब असल इशू जो नजर आ रहा है वो बल्ले के निशान का है। अकबर एस बाबर अगर उसी पार्टी के कहते हैं मैं हूं, तो अपनी पार्टी के लिए क्या वो बल्ले का निशान नहीं लेना चाहते? उन्होंने ये कहा है अपनी, मैंने खुद पढ़ा है कि वो बल्ले का निशान इनको ना दिया जाए। और अगर वो उस पार्टी के इतने जेन्युइन अपने आप को कारकुन कह रहे हैं, ऑल्दो सदर अलवी ने उनकी जो भी थी रुकनियत खत्म की थी, तो क्या एक शख्स अपनी पार्टी पे 2012-13 से केसेस करता आ रहा है? वो पार्टी फंडिंग पे इन्वेस्टिगेट करने की वो उनकी बड़ी लंबी स्टोरी है कि पार्टी फंडिंग के हवाले से उनके कुछ रिजर्वेशंस अब ये चीज तो खत्म हो चुकी है। अब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसा स्कोप, कैनवस या लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो जो बल्ले का निशान है उसको फर्दर रोकें। और अगर वो रोकते हैं तो दिस वुड बी अ अनलॉफुल अटेम्प्ट, ऑल्दो ये शायद दूसरी अदालतों में जाके खत्म हो, लेकिन ये फिर इलेक्शंस को ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, ठीक है, चलिए वैसे बहुत से सवालिया निशान है, एक और हो जाएगा। आमिर भाई, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे डिबेट है, अकबर एस बाबर साहब के हवाले से आमिर साहब का अपना एक नुक्ता है, बानी रुकन हो या ना हो, लेकिन वो जो टेक्निकल ग्राउंड पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बता रहे हैं कि जैसे कंडक्ट हुआ है वो प्रोसेस ठीक नहीं है। फिर जो न्यूट्रल भी कुछ लोग हैं उनकी, अब आप न्यूट्रल किसी और को ना समझ लीजिएगा, मैंने वैसे मुबस्सिरीन की बात की है। तो आमिर भाई, ये किस हद तक आपको लगता है कि वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पीटीआई के अंदर? वो जब हम बात करते हैं ना तो फिर होता है कि जी पता नहीं क्या है। ये बताएं मुझे कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, क्या इन्होंने कभी ये बात दावे किए थे कि हमारे इतने वोटर हैं, हम इस तरह का इलेक्शन बनाएंगे? इन्होंने खुद कभी फॉलो नहीं किया, बिला मुकाबला मुंतखब होते रहे लोग। नहीं, वो ना कोई चैलेंज करता है और इलेक्शन हो जाता है, जैसे भी होता है। यहाँ कहानियां बनाई गई। यहाँ पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस वजीउद्दीन को पार्टी से निकाला गया, नाराज हुए, तस्नीम नूरानी साहब आए, उनको निकाला गया। ये जो कहानियां सुनाते थे हमें मिसाली, तो इनके अंदर से जो गंद बाहर आया, इनके अपने लोगों ने निकाला, तो क्वेश्चन तो इन पे आएगा ना। चले वो तो थे ही गंदे, वो तो कराते इस तरह थे, प्रेस रिलीजें जारी कर दी। कभी मैंने कई दफा यहाँ पे इलेक्शन खुद भी जाके कवर किए हैं, मजलिस आमला और वो उनकी पूरी पार्टियां बड़े बड़े जलसों में वो लीडर मुंतखब कर लेते थे। ये तो पार्टी नई आई थी ना, ये जो जाके बैठ के वहां पे पेशावर के मोटरवे के साइड पे और बिल्कुल उस तरीके से थे कुर्सियां, जिस तरह 2014 के धरने में हमें कहा जाता था कि कंटेनर दिखाना, नीचे कुर्सियां नहीं दिखानी। तो ये इसलिए इनके गले पड़ गई। अब बात यह है कि जब इनके अपने लोग जाएंगे ना इलेक्शन कमीशन के पास, वो मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मेरे महबूब मांग, वो जो कई साल इनका फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन केस नहीं छेड़ता था, तो वो अब आसानियां नहीं मिलेंगी। ये मसला है। वकला के नुमाइंदे इनके मुंशी रिपोर्टर्स को मैसेज करते थे, हम ये पिटीशन लेके आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट गए, छुट्टी के बाद अमला भी बैठा इंतजार कर रहा है, पिटीशन अभी टाइप हो रही है। ये भी होता था। अब वो सहूलतकारी खत्म हो गई है, तो ये जो है ना, थोड़ा सा गुस्सा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अभी वो इसमें से गुजरेंगे ना, तो इंट्रा पार्टी हो या कुछ हो, तो ये भूल गए कि इन्होंने साकिब निसार की सहूलतकारी के जरिए नवाज शरीफ के सेनेट के टिकट होल्डर्स को शेर के निशान से महरूम करा के आजाद इलेक्शन लड़ने पे मजबूर किया। ना राशिद गफुर का टिकट अब काबिल कबूल होगा, ना शहबाज शरीफ का होगा। ये आपको याद है ना, 11 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का बेनजीर भुट्टो केस में फैसला दे चुका था, उसके उलट 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और वो आज भी मौजूद है। और वो खान साहब पे अभी लगना है, 5 साल की नाअहली मौजूद है। उस केस को सुप्रीम कोर्ट को किसी ने खत्म नहीं कराया। जैसे वो नवाज शरीफ के लिए ढूंढ रहे हैं ना कि साता उमर नाअहली
मौजूद है और उनके कागजात भी चेक हो जाएंगे, चाहे वो बिल्कुल। कल बरी भी हो जाए अल अजीजिया से। ये सारे क्वेश्चंस खुद सियासी जमातों ने एक दूसरे पे लगाए हैं और भुगतने हैं। मीडिया का काम है उस पर तबसरा करना चले कि चले सर। बिल्कुल वो फैसला मौजूद है और हाँ। वो किसी दिन आएगा जहां अगर ये, इसीलिए ये कुछ पहले हो गए, इनको सबक सीखना चाहिए था। इलेक्शन ओपन करा देते, अच्छा वो करोड़ों वोटर जो इनके हैं पीटीआई के, वो आ जाते इलेक्शन लड़ लेते, वो डाल देते, क्या फर्क था? अकबर सर असबाब लेकिन कहां से उनका, वोट चलिए लिया था? उनका मुझे आपको एलिगेशन ये बताएं। था ना कि कॉर्नर मीटिंग नहीं कर, मैं बरेलवी साहब को सर शामिल कर लूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बरेलवी साहब, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर डिबेट हो रही है, ये आमिर भाई का एक अपना पर्सपेक्टिव है, राजा आमिर अब्बास साहब बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, लेकिन सर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से फॉलो करती हैं? क्या नून लीग ने कभी मुनसिफाना इलेक्शन करवाए? क्या JUI ने करवाए? पीपल्स पार्टी ने करवाए? सब जगह बिला मुकाबला ये जितनी लीडरशिप है वो मुंतखब हो जाती है। तो ये मजाक तो वैसे ही हमारे साथ होता है कौम के साथ, तो फिर हम इस पे बहस क्यों कर रहे हैं? हमने अगर छुरी चलानी है पीटीआई पे तो हमें खुल के कह देना चाहिए कि हम पीटीआई को ही साइडलाइन करना चाह रहे हैं। नहीं, तो आपने सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से किया और उसका जवाब भी बहुत मुनासिब तरीके से दे दिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि, और वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पाकिस्तान में इलेक्शन मुमकिन ही नहीं हो सकते। ठीक। जब भी पार्टियों में इलेक्शन होते हैं तो वो तकसीम होती हैं। हमने नेशनल पार्टी को देखा, पीपल्स पार्टी में क्या इलेक्शन हो सकते हैं? भुट्टो साहब के जमाने में 50 लाख वोटर होता था, एक हल्के में 2 लाख लोग जमा होते थे। क्या इलेक्शन कभी हो सकते थे? इलेक्शन, और इलेक्शन जब होते हैं तो तकसीम हो जाती है पार्टियां। इसीलिए एक तरीकेकार है जो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो क्या किसी ये मुझे बता दिए, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इवन तहरीक इंसाफ, इनकी कोई सेंट्रल कमेटी है? इनका कोई सालाना कन्वेंशन हुआ? क्या इनकी प्रोविंशियल कमेटियां हैं? क्या इनका प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ? क्या इनकी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं, उनका इलेक्शन हुआ? क्या ये चेक इलेक्शन कमीशन ने कभी करा? इतना पूरा 5 साल गुजर गया, आज याद आ रहा है? तो ये तो एक तो कौमी पॉलिटिकल पार्टीज में कभी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इंडिया में भी नहीं होता। कांग्रेस में क्या इलेक्शन होता है या बीजेपी में? वहां तो करोड़ों वोटर होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं, कहाँ जमा करेंगे? तो ये अब ये रिवायत चली आ रही है ना। जैसा आपने कहा कि मरियम नवाज को किसने चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया? जरदारी साहब में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन कैसे बन जाता है? शामिल होते ही फौरन सिक्योरिटी हो जाता है। नैयर बुखारी कब हो गए? अब ये जो इंटर पार्टी और तहरीक इंसाफ है, गैर मामूली सूरत हाल में है। ये जो बरेलवी साहब कह रहे हैं सर, हमने तो बचपन से यही सुना है कि इसी तरह पार्टियां बनती हैं, इसी तरह टूटती हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये कैसेट हमने 2017 में भी चलती हुई देखी थी, अब रिपीट टेलीकास्ट में इसमें पीटीआई देखने, कैरेक्टर बदल गया है सिर्फ, लेकिन लाडलेपन में कोई तब्दीली नहीं आई है। तो ये सियासी जमातों की कोताहियां हैं जो हम आज फेस कर रहे हैं, या हमें इवेंचुअली कभी तो जमहूरियत के साथ खड़ा होना पड़ेगा ना, वरना ये जमहूरियत का गाना बंद हो जाना चाहिए, अब मेरा ख्याल है। बरेलवी साहब हमारे बड़े भाई हैं और शायद उनकी मोहब्बत में ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये गायब हो गई। भाई बात मैंने अभी यही बात तो कही है कि खान साहब ने ही तो दावे किए थे कि ये सारी फ्रॉड पार्टियां हैं। आप आए थे ना नई जमहूरियत के वादे लेके और इखलाकी दावे करके, हिमालय से बुलंद, इलेक्शन होगा, वोटर आएंगे, फलां होगा, फिर खरीदारी भी आप पे इल्जाम लगा, वोट बेचने का भी इल्जाम आपके अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लगाया, लीडर्स पे लगा, परवेज खट्टक, जहांगीर तरीन, फलां फलां फलां, सबको आप और हम क्यों भूल जाते हैं? अरे भाई आपने पंगा लिया, आप ही जवाब दो ना अब इस बात का। भाई वो तो चल ही ऐसे रहे थे कि उनके मुकाबले में अगर वो घरों की पार्टी हैं तो खड़ा भी तो कोई नहीं ना होता। तो यहाँ पे अगर एक अकबर एस बाबर आ गया था तो वो कागजात नामजदगी दे देते, क्या हो जाता? कितने वोट पड़ने थे उसे? अब ये मुश्किल आपने अपने लिए खुद ली, आपने बेंचमार्क अपने लिए नए बनाए। फिर जब आप हुकूमत में आए आपने किसी एक बेंचमार्क को भी पूरा करने की एक दिन भी कोशिश नहीं की। आपने जितने दावे किए सब जीरो, वो ये करते थे, वो ये करते थे। अरे भाई आप ही तो कह के आए थे कि मैंने 100 दिन में ये करना है, 6 महीने में मैंने ये करना है, और मीडिया के ऊपर डंडा आया हुआ था कि इतने दिन मांगे इतने दिन दे दो, इनके ऊपर क्वेश्चन भी ना करो, इनसे बात भी ना करो। क्यों? वो मिसाली जमहूरियत नहीं थी जब कहा जाता था कि नहीं जो हो रहा है ठीक हो रहा है, खैर सल्लाह हो रही है, तो भाई फिर कर ले। फिर ये कर देते तो उनको भूल जाते लोग। अगर ये उस्मान बुज़दार और महमूद खान ना देते या आमिर अब्बास जैसे लोगों को टेक्नोक्रेट ला के कहीं पे कानून सीधे करा लेते, ये फरोग नसीम साहब को ना लाते जिनके ऊपर अब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे नाश्ते पे बुलाया खान साहब ने रेफरेंस काजी फायजी साहब पे देने के लिए, ये कह रहे हैं दिए ही उन्होंने है। मतलब हम किसकी माने के कौन कहां से आया था? आए थे या लाए गए थे? वो आमिर लियाकत मरूम कहते हुए चली गए ना कि आए नहीं लाए गए हैं। तो भाई फिर क्यों मंगवा रहे थे, क्यों उनसे वोट दिलवा रहे थे? जो लोग आपके साथ अच्छे थे उनको अच्छा रखना चाहिए था आपको। अब आपको याद आए हैं बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौहर, उस वक्त याद क्यों नहीं थे
जब हामिद खान आपने आज भी नहीं दिए, जो आपकी पार्टी के सबसे लॉयल थे, आप उनको साथ लेके चलते, आप उनको सेनेटर भी बनाते और लॉ मिनिस्टर भी बनाते। वही ना मकसद, इब्तिला में तो सारे लोग आ जाते हैं। जब आपके ऊपर खून बरस रहा था उस वक्त आपके साथी कहाँ थे? उस वक्त अचानक उस्मान बुज़दार, महमूद खान, आपने जिनसे सूबे चलाने थे, आपने क्या कचरा ढूंढा? सॉरी टू से, लेकिन वो कचरा ही था। आप अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर सूबों में लाते, वो तो काम ढूंढ के करते, दिया गया कौन ना, शहबाज शरीफ को याद करता? पीटीआई चेयरमैन ने नहीं ढूंढा था, वो तो उनको ढूंढ के प्लेट में रख के दिया गया। काम करते जी तो, जी, तो जवाब दिया जाता ना कि जनाब ये देखें, हमने भी ये काम करा के दिखा दिए। जिसको जंगलाबाज कहते थे वो पेशावर में शुरू करा दी, आज तक उसके कंप्लीट ही ना हो सके इनसे। ये इतने पावरफुल और इतने तैयार लोग आए थे प्लानिंग करने वाले, ये तभी तो मसला हुआ ना। वो जो इनको लाड प्यार से चूम चाट के लाए थे, उन्होंने तभी तो दीवार से लगाया कि भाई अब चलो, हमें भी बेइज्जत करा दिया कि किस बंदे के ऊपर हम लाड प्यार करने लग गए थे। कुछ कर ही लेते ना। मैं बरेलवी साहब से इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बात मैंने पहले भी कही थी, दोबारा दोहरा दी। लेकिन चलिए सर, अब गलतियां तो होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये न्यूट्रलिटी जो है वो कुछ अरसे के बाद वापस खत्म होने के फैक्टर में नहीं जाएगी। राजा आमिर अब्बास साहब सर, चलते चलते पीटीआई के हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो साइफर का केस था पूरा, अडयाला में ट्रायल होना है नहीं होना है, जो लोअर कोर्ट थी उसने कहा जी ये यहीं पर होना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, उन्होंने उड़ा कर रख दिया, उन्होंने कहा इसको फॉलो नहीं करेंगे। फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी रेज हुए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पीटीआई क्रिटिसाइज भी करती रही, लेकिन फिर उसके फैसले पर भी तकिया किया। तो सर क्या वजह क्या है कि हमको, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी पॉइंट पे ये समझती है कि अदालतों से किसी किस्म का रिलीफ मिल जाएगा? ये जो स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है, ये आपको जस्टिफाइड लगती है कि क्या वाकई पीटीआई के केस में स्पीडी ट्रायल हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है, उस जजमेंट में क्या वजह हुई कि उन्होंने जो 3 गवाह हुए थे, चार्ज फ्रेम हुआ था, पूरी प्रोसीडिंग्स जो सी थी अगस्त के एंड से शुरू हुई थी और अब नवंबर के एंड तक, उन सबको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। ये आपके सवाल का जवाब है कि वो भी स्पीडी और इसी तरीके से जो प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ का, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं या जिनको हम कहते हैं सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो नहीं अडॉप्ट किए जा रहे थे। क्या वजह थी कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि जनाब आप यहाँ पे आम आदमी को भी देंगे, और कानून जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 352 जो कहता है ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा। ओपन कोर्ट की डेफिनेशन क्या ये है कि चंद लोगों को अब पहले तो जाने ही नहीं दिया जा रहा था, अब भी क्या ये ओपन कोर्ट के ज़ुमरे में आता है? गालिबन ये ऑर्डर फिर चैलेंज हो गया और दोबारा से अगर ये तमाम प्रोसीडिंग्स चलती हैं और आ जाती है, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो मीडिया की बात हो रही थी, तो मीडिया की डेफिनेशन क्या उसमें इंटरनेशनल मीडिया आता है या नहीं आता है? क्योंकि ये हम ना भी माने तो ये एक इंटरनेशनल इशू है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसको ओपन ट्रायल ही होना चाहिए और एक एक्यूज्ड जो उसमें है, अगर वो खुद डिमांड कर रहा है खासकर, तो ये जो साइफर का केस है, अडयाला जेल में ओपन ट्रायल नहीं हो रहा आपके ख्याल में? कथन नहीं हो रहा, उसको आप ओपन ट्रायल नहीं कंसीडर करेंगे? किस अंदाज में आप ओपन ट्रायल कहेंगे कि आप अपने चैनल से किसी को कहें कि जाके कवरेज करें, तो आपको इजाज़त नहीं होगी। एक लिमिटेड, कल परसों में यही जर्नलिस्ट का देख रहा था कि वो 6 अफराद को जाने दिया और प्राइवेट मैं अगर जाना चाहूँ एज ए लॉ स्टूडेंट तो मुझे कभी भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो दिस इज़ नॉट ओपन कोर्ट। तो आप देखते रहे कि जब अदालतों में बेंच नंबर 1 में केस लगता है तो कच्चा खच भरा होता है। तो बात यही है कि वो केस तो खैर इट्स अ लेंथी थिंग, अभी उसमें 50-28 गवाह हैं, वो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। लेकिन सर 30 दिन का टाइम गालिबन दिया हुआ है, तो उस टाइम फ्रेम में रहते हुए शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा। वो फिर चैलेंज हो रही हैं उसकी जेल की ये प्रोसीडिंग्स भी चैलेंज। अच्छा, लास्ट फ्यू मिनट से बरेलवी साहब और आमिर भाई, आप दोनों से मैं कोई क्वेश्चन करना चाहूंगी। बरेलवी साहब, सर एक तो लग रहा है कि पीटीआई को चलें आप दीवार से तो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माजी में बाकी जमातों के साथ भी आप वक्तन फवक्तन ये करते रहे हैं सर, लेकिन जो बाकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक बड़ी डेवलपमेंट काफ लीग और नून लीग के दरमियान फासला कम होना भी है। शुजात साहब और जो शरीफ फैमिली है उनकी मुलाकात 15 साल बाद होना, फिर एमक्यूएम के साथ नून लीग का खड़ा होना, ये जो डेवलपमेंट्स है सर, इससे क्या लगता है कि अब जो माजी के अलायंसेज हैं उसके बजाय कुछ तब्दीली आ रही है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी? जी सर। तना वक्त कम है, जब कोई इख्तिदार में हो तो उस वक्त बात करनी चाहिए, जेल में होकर बातें करना मैं तो समझता हूँ इंतहाई फिर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, कोई मुनासिब मुहज़्ज़ब बात नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे में वो तो बात करनी चाहिए। राणा साहब ऐसा ना करें,
ठीक। अच्छा से मैं आमिर भाई से कोई क्विक क्वेश्चन कर लूं कि आमिर भाई, बरेलवी साहब कह रहे हैं कि बाकी जमातों को मतलब एक तरह से लाइमलाइट दी जा रही है, लेकिन सर पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, सब यही कह रहे हैं कि पीटीआई को स्पेस मिलना चाहिए, उनको भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो एक तरफ से हम साइडलाइन होता हुआ भी देख रहे हैं और एक तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज का सॉफ्ट कॉर्नर भी देख रहे हैं पीटीआई के लिए। असल पिक्चर क्या है सर? असल पिक्चर यही है कि सब अपनी अपनी मोहब्बत मांग रहे हैं। बरेलवी साहब अगर फिक्रा कंप्लीट कर देते हैं कि 2018 में नवाज शरीफ के हाथ पैर बांध के उसे जेल में डाल के इलेक्शन लड़वाया गया था, वो भी गलत था। आज इमरान खान को डाल के लड़ा रहे हैं तो वो भी गलत है। इमरान खान ने कोई बयान दिया था कि नवाज शरीफ को जेल से बाहर ले आओ? उनकी पार्टी की लीडरशिप ने कहा था? वो कहते थे चोर है, करप्ट है, जेल में है। तो भाई जेल जेल एक मिनट बरेलवी साहब, बहस मैं भी कर सकता था, मुझे बात करने दें। इमरान खान को सजा हुई है ना, अदालतों से हुई है। ये सारी अच्छाइयां और बुराइयां आज के दौर में आप देखते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो आपका तज्जिया भी दुरुस्त करा पाएगा। अगर आप एक के लिए करेंगे तो दूसरे का सुनना पड़ेगा। तो फिर इंसाफ कैसा हुआ कि आप एक तरफा बात करें, फिर आप दोनों तरफ की बात करें, फिर आप कहें कि हाँ इमरान के लिए गलत हो रहा है, फिर मैं मानूंगा बात। उस वक्त आप उसके साथ थे कि जी बड़ा अच्छा हो रहा है, चोर डाकू है। आज आप कहते हैं जी हाथ पैर बांध दिए, कमाल तजदी है। चले इसका फैसला मेरा ख्याल है कि आने वाले हफ्तों में यकीनन पाकिस्तानी सियासत में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया राजा अमीर अब्बास साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिस एनालिसिस तीनों अलग अलग पर्सपेक्टिव हमने देखे, लेकिन ये जरूर वाज़ेह है कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, लेकिन अदालती तौर पर कुछ ऐसी कानूनी नुकात हैं जिनके ऊपर जब तक क्लैरिटी मौजूद नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के ऊपर सवालिया निशान लगा रहेगा कि आया इंतखाबात में वो किस पोजीशन और किस स्टैंडिंग के साथ हिस्सा लेती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।